the minimum amount of energy required by an electron to just escape from metal surface. Factors on which work function depends. Number one, nature of metal. Number two, condition of its surface. It is measured in electron volt. EV. And work function is denoted by W0. Now listen to me. Firstly, I am going to discuss the definition of work function, then I will give you the explanation regarding the concept because it is written over here in the blackboard. The minimum amount of energy required by an electron. कितनी एनर्जी की जरूरत इलेक्ट्रॉन को पड़ेगी to just escape from the metal surface. किसी मेटल के सरफेस से escape करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं. ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मेटल, वो जो मेटल का सरफेस है वो कॉपर का है, टिन का है, स्टील का है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है. एंड कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस, कि वो सरफेस का कंडीशन, उसमें आपका एरिया, आपके उसकी डैमेज पोर्शन, बहुत सारी चीजें आएंगी. दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ द सरफेस. And it is measured in electron volt. That means the unit of work function is electron volt. Now I am going to give you the explanation regarding that. इसको मैं ऐसे थोड़ा सा समझा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई टिन की प्लेट है, we have a plate of tin, और वो सनलाइट में पड़ी हुई. We have a plate of any surface area. For example, it is made of tin. That means it is made of any metal surface. वो metal की होनी चाहिए. Like copper, etc. And then it must be made up of metal. जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब सोलर लाइट इस प्लेट के ऊपर पड़ती है तो सोलर लाइट के थ्रू इस प्लेट में एनर्जी ट्रांसफर की जाती है. दैट मीन्स H nu, एनर्जी इज इक्वल टू H nu. We know this formula. It is given by scientists that कुछ एनर्जी इस प्लेट के ऊपर पड़ती है. तो जब ये एनर्जी इस प्लेट पर पड़ती है तो ये जो मेटल सरफेस है ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, वो सॉरी एटम से मिलके बना है. तो ये जो भी मेटल सरफेस है इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है आपके इस तरीके से बगल बगल. हर एटम के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. तो अगर हम एक एटम को कंसिडर करें तो ये यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अंदर है, लेकिन बाहर की आउटर सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इसकी 2-3 शेल्स हैं, ये अंदर भी है इलेक्ट्रॉन और ये बाहर भी इलेक्ट्रॉन. तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अंदर की शेल से ज्यादा कस के बाउंड नहीं होते, ये थोड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं. तो ये लूजली बाउंड होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये लूजली बाउंड होते हैं इस एटम के साथ. और यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. The atoms which are loosely bound with the atoms are called, or the electrons which are loosely bound with the atoms are called free electrons.
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जब ये सनलाइट की एनर्जी पड़ती है, क्योंकि सनलाइट की एनर्जी की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन सनलाइट की एनर्जी जब इन लूजली बाउंड एटम्स पर, वो इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस को छोड़ करके ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं एनर्जी के रूप में। तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने में, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर मैं एक डे टू डे एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा आ रहा है और हम उसको डिवाइड सिखाते हैं, सिंपली हम उसको डिवाइड सिखाने जा रहे हैं। अब हम उसे डिवाइड सिखा रहे हैं, अब मैंने देखा कि उसको टेबल भी नहीं आता। फिर पहले मैंने उसको टेबल याद कराया, फिर उसको डिवाइड कराया, और वो एक डिवाइड मैंने सिखा दिया। तो उसको सिखाने में जितना भी मैंने उस बच्चे के साथ काम किया, दैट वाज माय वर्क फंक्शन। इसी तरीके से किसी भी एटम में अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, दैट वाज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सनलाइट के द्वारा या किसी भी लाइट के द्वारा जब इस पे लाइट पड़ रही है, तो इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना वर्क किया जाएगा, that was known as work function, and work function is measured in terms of electron volt. Now इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो रहे हैं, इसे हम एमिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। Now as I told you, electron volt is the unit of the work function. Now what is its definition? 1 electron volt is the kinetic energy gained by the electron. क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से, मेटल सरफेस से इमिट हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे when they are accelerated through a potential difference of 1 volt. When the electrons are under the action of 1 volt, जब ऐसी इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, तो उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी जैसे कहीं पर भी तुम्हें दे दिया मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम 2 को 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगी, तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, मतलब जूल में चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसके अंदर, और हमसे कहा जाए उसको जूल में कन्वर्ट करो, तो 2 को 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी तो वो मेरी जूल्स में निकल कर आएगी। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम बाद में कराएंगे आपको। दैट मीन्स अगर अब हम इसको समझना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। जब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, एमिट होते हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से एमिट हो रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से एमिट हो, चाहे गर्म करने पर हो, चाहे सनलाइट डालने पर हो, या स्पेशल रेज डालने पर हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिशन। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। What is that a special case? It is the process in which electrons are emitted from metal surface. वही चीज है, देखो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं मेटल सरफेस से। When electromagnetic radiations, electromagnetic radiations क्या होती हैं? जो सन से रेज आती हैं, सन से रेज सनलाइट आती है, सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। That means they have both electric field, magnetic field simultaneously. That means the radiations which have both the properties of electric and magnetic, that are known as electromagnetic radiations of high frequency. मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम नहीं होनी चाहिए। यानी जब सूरज की रोशनी बहुत गर्म हो, ठंडी रोशनी रहेगी, मौसम ठंडा है, सूरज की गर्मी ज्यादा नहीं है, जाड़े के दिनों में नहीं होगा रेडिएशन। गर्मी के दिनों में जब सूरज की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तभी ज्यादातर अगर तुम देखो टेरेस वगैरह में कभी मेटल सरफेस पड़ा है तो वो चमकने लगता है, उसमें से लाइट एमिट होने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेटल सरफेस पे पड़ते हैं
तब जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तब हम उसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं. That means there are 2 or more conditions that when the electrons emitted, when the electromagnetic radiations fall on it and the electromagnetic radiations have high frequency, that means sufficiently high frequency. उनके अंदर कुछ इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे वो कैपेबल हो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए. एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स फिर उस मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस मेटल सरफेस से दे आर टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर मैं एक चीज आपको और क्लियर करूंगी. देखिए यहाँ पर आपका ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है. यहाँ पर आपके इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ने चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं फिर से सुनिए. वो रेडिएशन जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज हो. That means those radiations which have both the properties of electric and magnetic, they are called electromagnetic radiations. And the best example of electromagnetic radiation is the sunlight. So, and second property, they must have high frequency. That means sufficient high frequency. Low frequency radiations nahi. They must be high frequency radiations. And when they fall on the metal surface, उस मेटल सरफेस पे पड़ेंगे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो लूजली बाउंड होंगे एटम से, दे स्टार्टेड गेट इमिटिंग. फॉर एग्जांपल दिस. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इस मेटल सरफेस से, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. वी टर्म दैट एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. So now if we concentrate on the definition of photoelectric effect, what is its definition? The phenomena of emission of electrons. That means the process in which the electrons are emitted from a metal surface. What are the conditions now? When electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect. Okay? को नहीं समझ में आया तुम्हें, जैसे मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. सबसे पहली चीज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा. इसको तुम डे टू डे में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जाड़े में जब आप अगर टेरेस पे जाओगे तो आपको धूप की गर्मी कम महसूस होगी, आप काफी देर वहां स्टे कर सकते हो. लेकिन गर्मियों में आप जाओगे 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर आप नीचे आ जाओगे, आपसे बिल्कुल बेयर नहीं होगा क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहां पे इंक्रीज कर जाएगी. तो जब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो इसी तरीके से अगर मेटल का सरफेस है यहाँ पर उस पर इंटेंसिटी मान लीजिए 5 की पड़ रही है और यहाँ पर इंटेंसिटी मान लीजिए 100 की पड़ रही है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी उतनी ज्यादा ही यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ हम एनर्जी इसको ज्यादा दे रहे हैं. यहाँ एनर्जी कम मिलेगी तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. तो दैट मीन्स व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस the number of photoelectrons emitted per second increases. कि उसमें से जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो ज्यादा निकलने लगेंगे. और there are photoelectrons, that means there are presence of electrons, so that means electrons is directly proportional to the current. यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज की जाएगी we get more current from that metal surface. Okay? इंसिडेंट हो रही है, ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी मान लो कुछ इंटेंसिटी है, मान लो I1 और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, मान लो F1 और ये लाइट तुम्हारी hν से लाइट लिखा जाता है, ये इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, इस मेटल सरफेस पे पड़ रही है. अगर मैं इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूं कि ये हम चेंज नहीं करेंगे और इसके संग कहीं पर एक सर्किट लगा दिया जाए और उसमें हमने क्या किया, लगातार पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं. ठीक है, मतलब इस पूरे को एक सर्किट के साथ अटैच कर दिया हमने, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और इसके पोटेंशियल को हमने इंक्रीज करना शुरू किया. जब हम इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है,
लेकिन इस बैटरी के पोटेंशियल की बढ़ाने की वजह से हमको यहाँ पर एमीटर में करंट की रीडिंग ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए। तो जब हमें एमीटर में करंट की रीडिंग ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी तो हम इसका मतलब करंट की रीडिंग ज्यादा मिल रही है यानी इसके अंदर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कहीं पर भी अगर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होंगे तभी तो हमें करंट बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है इस मेटल सरफेस पर, उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम मतलब फिक्स कर दिया कि ये नहीं चेंज करेंगे। और इस मेटल सरफेस से एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इस बैटरी का पोटेंशियल हमने बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो हमने अमीटर के अंदर देखा कि इसके अंदर करंट ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब करंट बढ़ता जा रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि इस मेटल सरफेस के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं ज्यादा मात्रा में। तो हम बढ़ाते गए बैटरी का करंट, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अंत में अमीटर में जाकर एक ऐसी पर्टिकुलर रीडिंग आ गई करंट की कि उसके बाद हम चाहे जितना भी पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे लेकिन वो करंट की रीडिंग उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पर करंट का रीडिंग होगा जिसके ऊपर चाहे जितना भी बैटरी का हम पोटेंशियल बढ़ाएं लेकिन करंट की रीडिंग नहीं बढ़ेगी, तो उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन करंट। अभी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बाद में लिखाएंगे लेकिन इसके अंदर के टर्म्स पहले समझ लें। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन करंट। लिखो जल्दी से। अभी जैसे बताया ना सैचुरेशन करंट, तो जो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट irrespective of potential, irrespective of increasing potential in the circuit। ये भी लिख सकते हो। कितना भी हम उसमें पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएं सर्किट में, बट वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट वाज टर्म्ड एज द सैचुरेशन करंट, and that term is next term is photoelectric current। that means जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस पर जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेंगी मेटल सरफेस पर तो उसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो मानते हैं। तो दैट मीन्स व्हेन देयर आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन। सिंपल डेफिनेशन, the current because yeah current due to photoelectrons is called photoelectric current। And on which factors photoelectric current depends? The intensity of light which falls on the metal surface, the potential difference applied between the electrodes, that means when the potential difference is applied on the metal surface we again got the photoelectrons, that is the photoelectric current, and nature of the cathode material, that means the nature of the plate on which the potential difference is applied is also responsible for the photoelectric current। हमारे पास मान लीजिए ये ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर ये कैथोड की प्लेट है, ये एनोड की प्लेट है। इसके साथ हमने अमीटर और वोल्ट मीटर को लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे ये अमीटर लगा है सीरीज के साथ, ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पूरे सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अभी इससे सनलाइट की रेस पड़ रही थी। जब सनलाइट की रेस पड़ेगी तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन डेवलप होने की वजह से इसके अंदर हमें फोटो करंट मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हमने क्या किया, जो सनलाइट आ रही थी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे थे हमें, वो हमने उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, क्या क्या चीजें, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, दोनों को हमने फिक्स कर दिया कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और हमने क्या किया, यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट की थी, ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना शुरू किया। इस बैटरी का, इसमें जो बाहर से सनलाइट पड़ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ रहे थे, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया कि ये अब चेंज नहीं होगा। और फिर हमने देखा, कोशिश की कि अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं बैटरी से तो क्या इसकी अमीटर रीडिंग और वोल्ट रीडिंग
रीडिंग में कोई फर्क पड़ेगा। तो पहले इन्होंने क्या किया, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना शुरू किया। मान लीजिए मैं कहती हूँ कि पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 5 वोल्ट है, फर्स्ट वन V0, और हमने इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया V1 पर, मान लीजिए 100 वोल्ट। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर इस एमीटर में करंट की रीडिंग बढ़ गई, करंट इंक्रीजेस, और इस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब क्या किया कि और वोल्टेज बढ़ाया, मान लीजिए अब हम लेके गए 500 वोल्ट। ठीक, फिर ये करंट और बढ़ गया, मान लीजिए ये I1 था, ये I2, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 एम्पियर है, अभी इसकी वैल्यू मान लीजिए हो गई 50 एम्पियर। अब क्या किया इन्होंने, फिर वोल्ट बढ़ाया, मान लीजिए 1000 वोल्ट, अभी और वोल्ट बढ़ा दिया, लेकिन जो करंट की रीडिंग है अब 50 के ऊपर नहीं जा रही। यानी चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा दो, लेकिन करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, कि आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाइए लेकिन करंट तो उतना ही रहेगा, अब उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यानी ये जो कांस्टेंट करंट का वैल्यू आ रहा है, चाहे हम जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं बैटरी का, दैट मीन्स irrespective of increasing potential difference in the circuit, the current remains same in the circuit. That current is known as saturation current. फिर से सुन लो, चाहे जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं सर्किट के अंदर, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज सैचुरेशन करंट फॉर द सर्किट। अब यहीं पर दूसरा चीज आ रहा है कि अभी तो हमने उस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, अब हम उल्टा चले गए। हम कैसे उल्टा चले गए कि हमने इस पोटेंशियल को डिक्रीज करना शुरू किया। मान लीजिए हमने V0 से -10 वोल्ट कर दिया, और हमने सोचा कि इसका अब देखते हैं कि करंट पर क्या असर करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग में वो करंट की वैल्यू 10 एम्पियर थी। अब हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस को घटाया, -10 वोल्ट पे ले गए, तो मान लीजिए इस करंट की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, या मान लीजिए हो गई 5 एम्पियर। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को और घटा दिया V2, मान लीजिए -20 वोल्ट, तब ये करंट की वैल्यू हो गई 0 एम्पियर। यानी जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट की वैल्यू 0 हो जाए, जिस मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल पे, देखो आप ये पोटेंशियल हम घटा रहे हैं, तो इस पोटेंशियल को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल कहेंगे। द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, दैट पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। मतलब वो पोटेंशियल की वैल्यू जिसके लिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, उस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दिस। नाउ जस्ट सी द डेफिनेशन, कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय V0, कैपिटल V0, ओके। मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स वो सबसे कम नेगेटिव वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की, विच इज अप्लाई टू that must be applied to the anode or photocell to make photoelectric current 0. That means वो कितना पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाए। एंड मोर ओवर कट ऑफ वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल सरफेस से, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कट ऑफ वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। काइनेटिक एनर्जी का जैसे हमें फॉर्मूला पता है, हाफ mv² होता है, तो हाफ mv² को हमने EV0 लिखा। अब EV0 हम किस तरह से लिखते हैं, अभी हम इसको आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ये हमने क्यों लिखा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग के अंदर, वो हेडिंग ये होगी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल।
देखिए बेटा, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, जो भी हमारी एनर्जी होती है इट इज वर्क, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। अब हम लोगों ने ये भी पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, स्टार्टिंग के चैप्टर में, यानी V इज इक्वल टू W/Q, ये पढ़ा है। यहाँ पर ये जो Q है ये स्मॉल e से लिखा गया है, मतलब इस Q को हम E से लिख सकते हैं, E। और इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ चार्ज की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि वर्क डन क्या हो गया, कैपिटल B और E। अब ये भी W है B और ये भी W है, वर्क को क्या कहते हैं W, ये भी हाफ mv² है, तो दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू V। यहाँ पर ये वाला जो V है ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये वाला V कट ऑफ वोल्टेज दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और E की वैल्यू यानी ये Q है 1.6 10⁻⁹। इस रिलेशन को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे ऑन विच फैक्टर्स द cut off voltage depends. That means now we have to study what is the effect of frequency on the photoelectric effect. That is the maximum kinetic energy of the photoelectrons. जो photoelectrons निकल रहे हैं उनकी जो kinetic energy होती है वो depend करती है frequency पर, और maximum kinetic energy of photoelectrons does not depend upon intensity of light. जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करती है, लेकिन वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद इसी में जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारा एजम्पशन है, वो है, एजम्पशन नहीं है ऑब्जर्वेशन है, सॉरी, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर फ्रीक्वेंसी V of incident radiation less than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी हम आपको बताएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी आप इसको लिख लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is possible. Then threshold frequency, it is also very important term, please learn it. That is the minimum value of frequency of incident radiation. Just observe it again. फ्रीक्वेंसी की वो कम से कम वैल्यू बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप, कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस मिलेंगे, एंड वी गेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्टीमेटली द फोटो करंट। कहीं कोई स्पेलिंग हो तो देख लो। द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल photoelectric current is directly proportional to intensity of light. That means photoelectric current which we get during the photoelectric emission is directly proportional to the intensity of light. Second law is there exists a minimum cutoff frequency. There must be a threshold frequency below which no photoelectrons are emitted. That means if the frequency of incident light does not meet the suitable frequency,
we are not able to get any photoelectrons from that radiation. Now the third, now two more laws. Kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to frequency of incident radiation. That means the photoelectrons which are emitted during the radiations, they have some kinetic energy, and that was proportional to the frequency of the incident light. And the kinetic energy of that photoelectrons does not depend upon the intensity of light. It only depends upon the frequency of light. Moreover, the fourth law is that the photoelectric emission is an instantaneous process. That means the time lag between the incident of light radiation and emission of photoelectrons is approximately nil. That means as soon as the light is incident on the metal surface, we easily get the photoelectrons. है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे फोटो डायोड वगैरह, तो वो फिर मैं अलग से बताऊंगी तेरे को. In 1924, D. Broglie put forward a theory that material particles in motion have wave properties also. 1924 में डी ब्रॉगली थे, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं अगर वो मोशन में है, रुके हुए स्टैटिक पार्टिकल्स नहीं, अगर पार्टिकल्स मोशन में हैं तो उनके अंदर वेव प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं. अगर वो मोशन में नहीं है, रुके हैं, तो फिर वेव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर वो मोशन में है तो उनके अंदर वेव प्रॉपर्टीज होंगी. यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखो, अकॉर्डिंग टू हिम पार्टिकल्स हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर. इनके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है. उन्होंने कहा अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, स्मॉल m, मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर वो किसी वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर वेवलेंथ भी पाई जाएगी, और उस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं h अपॉन p से, वेयर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. That means the lambda, that means the wavelength of that particle becomes h upon mv. और इसका डेरिवेशन अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं. उसके पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए कि मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर से तरंगे भी निकलेंगी, वेव्स भी निकलेंगी, और वो वेव्स के अगर कहीं पर वेव्स निकलती हैं तो उसके अंदर उनकी वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी डी ब्रॉगली ने. तो डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये बताया कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है तो वो केवल एक सॉलिड ही नहीं होता, उसके अंदर वेव नेचर भी पाया जाता है. वेव नेचर किसके अंदर होता है, लाइट के अंदर होता है ना. वेव नेचर किसके अंदर होता है, लाइट के अंदर होता है ना, कि वो इंटरफेरेंस दिखाएगी, वो डाइफ्रैक्शन दिखाएगी, सुपरपोजिशन का प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो ये वेव नेचर होता है. अब इसका डेरिवेशन कैसे उन्होंने किया, इस फॉर्मूले को डी ब्रॉगली ने डिराइव कैसे किया था. तो देखो डी ब्रॉगली ने हमें फॉर्मूला क्या बताया है, h अपॉन p यानी h अपॉन mv. अब हम देखेंगे कि ये हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं. अब हमारे पास प्लैंक ने एक इक्वेशन दी है. अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, प्लैंक ने इसके लिए इक्वेशन दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए इक्वेशन दी थी, यानी E इज इक्वल टू h न्यू. ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी of the particle, okay, and h is what, h is the Planck constant, h is Planck constant, and nu is the frequency of radiation, जो radiation incident हो रही है. now इसके अलावा आइंस्टीन थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, की जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एंड इट इज रीकन्वर्टेड इनटू एनर्जी विद द इक्वेशन ऑफ mc स्क्वायर. ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, जहां पर c क्या हो गई, वेलोसिटी, स्पीड. c को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या स्पीड. अब ये जो, अगर हम अपनी पुरानी SHM ऑफ पीरियोडिक टेबल की फॉर्मूले याद करें तो तुमने एक फॉर्मूले पढ़े होंगे, V is equal to n lambda, पढ़ा था फॉर्मूला. वहां पर ये जो V है ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, और ये जो n है ये फ्रीक्वेंसी है.
अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे चेंज कर दें तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की जगह एन लिख सकते हैं, ये एन हो गई आपकी, और ये वेलोसिटी v है तो हमने यहाँ पर ये v स्क्वायर मान लो लिख दिया, समझने के लिए, अपने समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, या हमने क्या किया, यहाँ पे c स्क्वायर ही रखा रह दिया, यहाँ पे न्यू रखा रह दिया और ये न्यू हो गया। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले को कैसे चेंज कर दिया, इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया, ये जो वेलोसिटी है इसकी जगह लिखा c, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जगह लिखा न्यू, और ये बन गया लैम्डा। फॉर्मूला चेंज हो गया, क्योंकि v किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, और n किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें अगर न्यू की वैल्यू निकालनी है, उस न्यू की वैल्यू, तो c बाई लैम्डा हो गया। और ये दोनों ही एनर्जी है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों एनर्जी है, इक्वेशन को इक्वेट करके हमारा क्या बनेगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बनेगा, इक्वेटिंग 1 and 2, equating 1 and 2, we get h nu is equal to mc square. Now okay, observe over here, बहुत ध्यान से देखना, हमारी इक्वेशन बनी h nu is equal to mc square, ये सब मैं हटा रही हूँ। अब यहाँ पर न्यू का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, c अपॉन लैम्डा, ये हमने यहाँ रखा h c अपॉन लैम्डा एम सी स्क्वायर, यानी एच सी अपॉन लैम्डा एम सी इंटू सी, ये दोनों सी कैंसिल हो गए। ठीक है, एच इज इक्वल टू लैम्डा एम सी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। सी इज व्हाट, वेलोसिटी। ओके, सो द फॉर्मूला बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यही फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर ये v क्या है, वेलोसिटी। इस चैप्टर में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ये सिंबल्स पर, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है, इसको नोट कर लो 2 मिनट। नाउ वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने k लिख दिया हाफ, और v स्क्वायर की जगह हम लिख दे रहे हैं c स्क्वायर। हमने अभी बताया था कि वेलोसिटी जो है वही v है वही c है, हो गया ये। अब हमारा फॉर्मूला है डी ब्रॉगली का, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, इसके अलावा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी की जगह हम यूज करेंगे c, p इज इक्वल टू एम सी। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकाली, p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखा, c स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर को इस काइनेटिक वाली इक्वेशन में रखा। अभी हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ m c स्क्वायर की जगह p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, k इज इक्वल टू m और m कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर अपॉन m ये हो गया, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, यानी p की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2mk। क्लियर, आफ्टर दैट हमारे पास ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच, पी की जगह लिख दिया अंडर रूट 2mk।
So this is the relationship between de Broglie wavelength and kinetic energy. ये wavelength है और K for kinetic energy. And this is the topic, find the relation between kinetic energy and de Broglie wavelength. ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. नाउ अनदर रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अभी हमने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था कि जिस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 से डिनोट करते हैं. हमें फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी कोई वर्क डन भी कह सकते हैं. वर्क डन का फॉर्मूला हमने अभी क्या निकाला था, देखो कैसे निकाल सकते हैं. हमारे पास पुराना फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज. तो यहां से वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज W इज इक्वल टू पोटेंशियल का V और चार्ज का Q. ये फॉर्मूला हो गया. तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q. इस Q को हम लोग इस वाले चैप्टर में स्मॉल e से डिनोट करते हैं. हो गया ये. तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है. दैट मीन्स K इज इक्वल टू भी हम VE लिख सकते हैं. अब हमारे पास ये वाली रिलेशनशिप है, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2mk. इस K की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो H अपॉन अंडर रूट 2mEV, जहां पर E की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, और V जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कट ऑफ वोल्टेज है, और H आपका यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट. So this is the relationship between stopping potential and de Broglie